आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस सवाल में हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर इनके सवाल का आंसर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है कि प्रॉपर्टीज सच एज बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट चेंज व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू गेट होमोजेनियस सॉल्यूशन। मतलब कि वेपर प्रेशर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया या फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये प्योर सॉल्वेंट का चेंज हो जाता है जब कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है वो उसके साथ में ऐड करते हैं टू गेट अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस चेंज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही है इनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सवाल में सबसे पहले क्या पूछा गया है कि चार सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है, NaCl का एक दे रखा है, एक यूरिया का, एक MgCl2 का, एक CH3COOH का, और हमें कहा गया है कि इनको अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। तो आइए देखते हैं इसको हम अरेंज कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी जो होता है, डेल्टा किसे 42 के लिए लिख रहा है ना, डेल्टा टीबी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है KB इंटू M इंटू आई जहाँ की वेंट ऑफ फैक्टर है, M मोलैलिटी है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर अगर IM जो है वो इंक्रीज हम करते हैं, अगर IM इंक्रीज करेंगे तो हमारा डेल्टा टीबी जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वो हम कैसे लिखते हैं, वो होता है TB नॉट प्लस डेल्टा TB। तो इस वाले इक्वेशन से हम ये भी देख सकते हैं, अगर हम डेल्टा TB इंक्रीज करेंगे तो इस कारण से हमारा TB सॉल्यूशन का जो है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ पे कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना कि सबका IM निकाल लेते हैं, मतलब MI जो है वो सबका हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सॉल्यूशन में हमारे पास 0.001 मोलर NaCl दे रखा है। ठीक है, अब NaCl दे रखा है तो यहाँ पे I इसका क्या हो जाएगा, I हो जाएगा 2, क्योंकि ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट रहा होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम हमारे पास 2 ही बचेगा, मतलब एंट ऑफ फैक्टर हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ से हम देख सकते हैं कि IM अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 0.001। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.002। ठीक है, अब सेकंड हम देखते हैं, सेकंड में हमारे पास क्या दे रखा है, 0.001 मोलर यूरिया दिया हुआ है, और यूरिया जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो हम जानते हैं इसका I का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसके लिए IM लिखना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 0.001 मोलर, ये इतना ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब थर्ड सॉल्यूशन में हम देखें तो हमारे पास कितना है, 0.001 मोलर MgCl2। ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कितने पार्ट में टूटेगा, ये 2Mg प्लस प्लस Cl, ये Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं I की जो वैल्यू होगी 3 होगी, क्योंकि ये 3 पार्टिकल्स बना रहा है। ठीक है, Mg प्लस प्लस 2Cl माइनस में टूटेगा तो 3 पार्टिकल बना रहा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं IM जो होगा वो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 0.001, ये हो जाएगा 0.003, ये हमारे पास IM आ गया। ठीक है, थर्ड के लिए। अब चौथा सॉल्यूशन हमारे पास क्या दे रखा है, चौथा हमारे पास दे रखा है 0.001 मोलर CH3COOH दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 0.001 मोलर CH3COOH, और हम जानते हैं कि ये भी जो है ये किस तरह से टूटेगा, ये CH3COO माइनस प्लस H प्लस में टूटेगा, तो इसके भी I जो है वो 2 आएंगे हमारे पास, क्योंकि ये CH3COO माइनस प्लस H प्लस में टूटता है, तो इसके लिए भी IM लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.002। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको अरेंज करना है किस फॉर्म में, कि जिसका हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब कि सबसे कम TB से सबसे ज़्यादा TB जाना है।
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जिसका एम आई वैल्यू सबसे लेस होगा उसका टी बी जो है वो भी सबसे लेस होगा। तो इसको अरेंज करके देखते हैं हम। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे कम एम आई कितना है, यूरिया का है। तो हमारा फर्स्ट जो होगा आंसर हम लिखते हैं अब। ये हमारा आंसर जो आएगा वो सबसे पहले हो जाएगा 2, ठीक है, ये सबसे छोटा है। उसके बाद हम एम आई चेक कर सकते हैं, NaCl और CH3COOH इन दोनों का सेम है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका मतलब है कि इसका IM जो होगा वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन जो वीक एसिड होता है वो थोड़ा कम टूटता है। तो इसका मतलब है कि इसका कंसंट्रेशन कम होगा इसके मुकाबले। तो इस कारण से हमारे पास फोर्थ मतलब CH3COOH जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद आएगा हमारा NaCl का, ठीक है, NaCl का आएगा। और सबसे लास्ट में आएगा हमारा MgCl2 मतलब 3, ठीक है। MgCl2 आया क्योंकि इसका Mi वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इस कारण से हमारे पास सीक्वेंस आ गया 2 4 1 3। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास 2 4 1 3 फर्स्ट पार्ट जो है वो सही है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास सेकंड पार्ट मतलब 43 के लिए दे रखा है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में अरेंज करना है। तो फिर से हम वो रिलेशन लिखते हैं, डेल्टा TF जो होता है वो हो जाएगा KF इंटू MI, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो लिखते हैं वो क्या होता है, वो होता है TF नॉट माइनस डेल्टा TF। तो अब इन दोनों को हम देख के बता सकते हैं कि अगर MI इंक्रीज करता है, MI अगर इंक्रीज करता है तो हमारा डेल्टा TF जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। डेल्टा TF इंक्रीज करेगा लेकिन हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, वो हमारा डिक्रीज करेगा। और हमको अरेंज कैसे करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जिसका सबसे कम होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम देख सकते हैं जिसका MI वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो सबसे पहले हम MI वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पहला हमारे पास 0.1 मोलर इथेनॉल है। तो इसका अगर हम MI लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन 0.1 है इंटू आई इसका कितना आएगा, आई होगा इसका 2। इसके लिए आई जो होगा वो 2, क्यों, क्योंकि इथेनॉल जो है वो C2H5O माइनस प्लस H प्लस में टूटता है, ठीक है। ये H इस तरह से टूट जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही पार्टिकल्स मिलेंगे। तो इस कारण से ये हो जाता है 0.1 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 0.2। ये हमारे पास फर्स्ट के लिए आ गया। सेकंड में हमारे पास है Ba3PO43। तो ये टूटेगा 3 Ba प्लस और 3PO4 माइनस के फॉर्म में टूटेगा। तो इसके लिए अगर हम MI लिखना चाहें तो ये कितना, इसके लिए I जो होगा वो हमारे पास 6 आएगा, क्योंकि 3 3 6 पार्टिकल में टूटेगा। तो यहाँ से 0.1 इंटू 6 हमारे पास ये आ जाएगा 0.6, ठीक है। और तीसरा जो है Na2SO4, ये टूटता है 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ पे I जो होगा वो हमारा 3 आएगा। तो इस यहाँ पर भी हम देख सकते हैं MI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1 इंटू 3 मतलब ये हो जाएगा 0.3। अब हमको अरेंज करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम वाले को सबसे पहले लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जिसका MI वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम है। तो MI वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है, 2 का है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में क्या आएगा, आंसर में सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद किसका आएगा MI वैल्यू, इसके बाद सबसे ज़्यादा किसका है, 3 का है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और सबसे कम किसका है, सबसे कम MI वैल्यू फर्स्ट का है। तो जिसका सबसे कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास 2 3 1 सीक्वेंस आया है, और आंसर में हमारे पास क्या है, ये ए पार्ट जो है वो हमारा सही होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। अब हमसे पूछा क्या गया है, अब हमसे तीसरे सवाल में पूछा गया है कि ये सॉल्यूशन दे रखे हैं हमारे पास 0.1 मोलर ग्लूकोज का, 1% यूरिया सॉल्यूशन का, और 0.1 मोलर कॉमन साल्ट का, और इनको कहा गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में लिखना है। तो हम जानते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि पाई जो होता है वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो होता है C इफेक्टिव इंटू R इंटू T, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ से पाई इंक्रीज करते हैं, पाई मतलब हमको बढ़ाना है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाना है, इसका मतलब सी इफेक्टिव जो होगा वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और सी इफेक्टिव क्या होता है, ये होता है आई इंटू सी, यानी कि हमको अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाना है तो आई सी की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। मतलब जिसका आई सी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होगा। तो हम आई सी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसका कितना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, 0.1 मोलर ग्लूकोज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं T4 के लिए, ये हमारे पास दे रखा है 0.1 मोलर किसके लिए दे रखा है, ग्लूकोज के लिए। ठीक है, 0.1 मोलर ग्लूकोज के लिए है। दूसरा 1% यूरिया सॉल्यूशन का है, लिख लेते हैं सबको। दूसरा 1% यूरिया है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है, तीसरा है हमारे पास 0.1 मोलर कॉमन साल्ट। कहने का मतलब है 0.1 मोलर हमारे पास NaCl है। ठीक है, तो CI वैल्यू अब इसका निकालते हैं। इसका CI लिखेंगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन तो दे रखा है 0.1, लेकिन I जो होगा वो इसके लिए कितना होगा, इसके लिए 1 होगा, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम जानते हैं कि I जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो I हमारा 1 होगा, तो IC इसकी आगे 0.1। ठीक है, यूरिया 1% यूरिया कहने का मतलब है कि 1 ग्राम ऑफ यूरिया होगा इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। 100 ml सॉल्यूशन में 1 ग्राम यूरिया होगा। तो यही अगर इसका हम IC कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास IC जो आएगा इसका, ये आ जाएगा 0.166। ठीक है, ये हमारे पास यूरिया के लिए आ गया। अब NaCl के लिए अगर हम चेक करें तो यहाँ पर IC कितना हो जाएगा, I जो होता है NaCl के लिए वो होता है 2, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा तो I हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं ये हमारे पास क्या आएगा, 0.1 इंटू 2, ये आ जाएगा 0.2। अब हमको ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे जिसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम है, मतलब IC वैल्यू जिसका सबसे कम होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं IC वैल्यू सबसे कम किसका है, ग्लूकोज का है, यानी कि आंसर में हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में लिखना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा 1, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेकंड आएगा, क्योंकि यूरिया का ग्लूकोज से ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, NaCl का, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं IC वैल्यू NaCl का ज़्यादा है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट आने पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास चौथे का आ गया। सीक्वेंस क्या है, 1 2 3, देखते हैं 1 2 3 कहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 2 3, ये हमारे पास B जो होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास क्या बचा है, लास्ट हमारे पास बचा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर में लिखना है। ठीक है, और सबका इन सब का पहले तो वेंट ऑफ फैक्टर हम लिख लेते हैं। NaNO3 है, तो NaNO3 का वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, इसका वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा, NaNO3 है तो इसका मतलब Na प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल में ये टूट जाएगा। तो अगर 2 में टूट रहा है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका, एक बार मैं नीचे निकाल के सही से बता देता हूँ। सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज है। तो 45 में क्या था, सबसे पहले हमारे पास था NaNO3। तो NaNO3 जो है वो किस तरह से टूटता है, वो टूटता है Na प्लस प्लस NO3 माइनस में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं I जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 पार्टिकल बन रहे हैं। सेकंड में हमारे पास क्या था, सेकंड में हमारे पास था BaCl2। तो ये किस तरह से टूटता है, ये टूटता है Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं I कितना है, 2 + 1 3 पार्टिकल्स है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा था हमारे पास K3FeCN6, ये हमारे पास तीसरा था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये किस तरह से टूटता है, ये टूटता है 3K+
प्लस FeCN6 3 माइनस के फॉर्म में टूटता है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं आई जो होगा वो कितना आएगा, आई हो जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और चौथे में हमारे पास क्या है, चौथे में हमारे पास C6H12O6 है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है अगर, तो इसका जो होगा, इसका आई वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर में हमको अरेंज करना है। तो सबसे कम किसका है, यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर हम देख सकते हैं सबसे कम है हमारे पास 4th का, उसके बाद किसका है, उसके बाद है 1 का, उसके बाद है हमारे पास 2 का, और सबसे ज़्यादा वेंट ऑफ फैक्टर है हमारे पास 3 का। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गया, 4 1 2 3। तो हम देख सकते हैं ऊपर में हमारे पास 4 1 2 3 किसके लिए दे रखा है, 4 2 1 3, ये नहीं होगा, 4 1 2 3 ये हमारे पास आ गया बी पार्ट जो होगा, नहीं सॉरी, ये 4 1 2 3 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। डी पार्ट हम देख सकते हैं कि सही है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 1 2 3 दिया हुआ है। तो हमारे पास चारों सवाल के सॉल्यूशंस आ गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।